वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में क्रैश कोर्स की अगली सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय व्यक्त करते हुए चलते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला की ओर। चलते हैं प्रश्न से पहले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न से पहले प्रश्न यानी परीक्षा से पहले परीक्षा, प्रश्न से पहले प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? क्या 800 थी, क्या 600, क्या 500, क्या 700? जब मोहनजोदड़ो की बात चली आई है तो मोहनजोदड़ो की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में लाख बार मैं बोल चुका हूं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? मोहनजोदड़ो कब खोजा गया? ये सारी जानकारी मैंने कई बार बता चुका हूं, तो एक बार और भी जान ले आप लोग। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लड़कना जिला में पड़ता है। वर्तमान में कहां पड़ता है? सिंध प्रांत लड़कना जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? कई बार मैंने आपको बताया, R.D. बनर्जी महोदय ने इसकी खोज किया था। हड़प्पा तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? R.D. बनर्जी ने किया। प्रश्न यहाँ है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी है? मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 खोजी गई है। इतिहासकार ने अनुमान लगाया है, खोजा गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? 700 थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कहता है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। प्रश्न को ध्यान समझेंगे, बिल्कुल प्रश्न नया प्रश्न है। बिहार बोर्ड के मूड मिजाज को जांचते हुए हम लोग ऐसा प्रश्न लाने का प्रयास कर रहे हैं कि नए नए क्वेश्चन जिस तरह से बिहार बोर्ड पूछ रही है उसी मूड मिजाज में हम प्रश्न लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दयाराम साहनी है, क्या मैके महोदय है, क्या मार्शल महोदय है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट में बताओ बाबू रे, बताओ फटाफट। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक क्या दयाराम साहनी? नहीं। आपको पता होगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा वर्तमान में कहां है? बता दोस्त रे, हड़प्पा वर्तमान में कहां है? साहिवाल जिला में। कई बार तो मैं आपको पढ़ाया था, मोंटगोमरी जिला के साहिवाल नामक स्थान पर दयाराम साहनी ने मतलब अभी वर्तमान में हड़प्पा है। इस हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया। मैके महोदय, इनका पूरा नाम ध्यान समझेंगे, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट मैके है। इन्होंने ही अर्ली इंडस सिविलाइजेशन इस पुस्तक को लिखे थे। अर्ली, ध्यान से समझना है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट महोदय हैं। और यही तो प्रश्न पूछ रहा है, यही प्रश्न आ रहा है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक मैके महोदय हैं। इन्हीं का पूरा नाम अर्नेस्ट मैके है। ये 1948 में यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में चर्चा किया गया है मोहनजोदड़ो, यानी इस पुस्तक में हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया है।
आराम से समझेंगे। इसके बारे में हम बखूबी इस और अभी तुरंत व्याख्या करूंगा, एक बात समझनी है। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता में ये घर हुआ करती थी, ये मोहल्ले की नाली हुआ करती थी। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मोहल्ले की नाली हुआ करती थी। ये मोहल्ले की नाली, ये मोहल्लों का घर हुआ करते थे। अच्छा, घर में जो किचन हुआ करते थे, बाथरूम हुआ करते थे, इसका पानी पहले मोहल्लों के नाले में आया करता था। ये पानी सबसे पहले कहाँ गया? मोहल्ले की नाली में गया। मोहल्ले की नाली में ये सब पानी चला आया, मोहल्ले की नाली में आ गया। इस मोहल्ले की नाली का जुड़ाव बड़े नाली में किया जाता था, जिसके बड़े नाली में किया जाता। ये सभी, इसमें ये पानी है बाबू, ध्यान से समझनी है। इसमें ये पानी आ गया और इस बड़े नाली का जुड़ाव या इसका मुंह किसी नदी में खोल दिया जाता था। इसकी बखूबी चर्चा अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में अर्नेस्ट मैके महोदय ने बताया है। एक बार अच्छे से इन बातों को समझनी है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट मैके महोदय ने इस पुस्तक को कब लिखा? 1948 में लिखा। इस पुस्तक में मुख्य रूप से किसकी चर्चा की गई है? हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में चर्चा की गई है। आते हैं जल निकासी प्रणाली के बारे में। मोहल्लों की पानी, घर की नाली की, घरों की किचन की पानी या फिर शौचालय की पानी पहले मोहल्लों के नाली में आया करता था। मोहल्ले की नाली का जुड़ाव मुख्य नाली में हुआ करता था। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि मुख्य नाली का जो फैलाव था, आज का जो अपना मार्शली देखते हैं जिसको बोलते हैं बड़का ट्रक, वो ट्रक आराम से प्रवेश कर जाता था। इतनी बड़ी नाली का निर्माण करवाया गया था हड़प्पा सभ्यता में। और इस बड़े नाली का बहाव किसी नदी में हुआ करता था। तो ये सारी चीज की चर्चा किस पुस्तक में है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में किया गया। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर लिखें, जरूर बनाएं, ताकि आपके मन और मस्तिष्क पर इसका तस्वीर बने और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। चलते हैं, बता रहे अर्नेस्ट महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखे थे? अर्नेस्ट मैके महोदय ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखे थे। कब लिखे थे? 1948 में। बोलो वहां पर बैठकर, जल्दी बताओ। अर्नेस्ट मैके महोदय कौन सी पुस्तक लिखे थे? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। कौन सी पुस्तक? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। कब लिखा? 1948 को। किसकी चर्चा है? हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी की इसमें चर्चा किया गया है। फटाफट लिखो, लाइन टू लाइन रटवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला की ओर। प्रश्न है बाबू, देखो ध्यान से कि मनके बनाने का कारखाना, आराम से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? क्या मोहनजोदड़ो से, क्या चन्हुद्रो से, या इन दोनों जगहों से, या इनमें से किसी जगहों से प्राप्त नहीं हुआ है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त कहां से हुआ है? प्रश्न ये है। और इसके देखो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की याद है जब। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो हमारे चैनल पर ललित आर्ट्स वाला पर नए आए हैं, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, तब तो आपको लिंक को जोड़ने में अच्छा रहेगा और अब बखूबी आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकेंगे और 400 पार आप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 400 पार आप भी कर सकते हैं। रहें जुड़े हुए ललित आर्ट्स वाला से। चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमने आपको याद कराया था कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कई बार मैंने बताया था। चन्हुद्रो से क्या मिला है, ये दोनों बात हमने आपको बताया है कि मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर है, सबसे बड़ी शहर हड़प्पा सभ्यता का कौन है? मोहनजोदड़ो है। चलते चलते मैं आपको बता दूं, देखो बाबू लिखो रे, लिखो, अपनी अपनी कॉपी निकालो और लिखो, सिर्फ देखने से कुछ होने वाला नहीं है बबुआ। मोहनजोदड़ो का कुल हेक्टेयर जो है 125 हेक्टेयर। देखो एकदम बिल्कुल नया प्रश्न है, हेक्टेयर। मोहनजोदड़ो कितनी जगहों में फैला हुआ था, उसका एरिया क्या था? 125 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो फैला हुआ था। वहीं चन्हूदरो, याद रखो बाबू, लिखो अपने कॉपी में, चन्हूदरो कुल हेक्टेयर जो होता है, चन्हूदरो कुल 73 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहीं कहीं आपको 75 भी मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो कुल कितने हेक्टेयर हैं? मोहनजोदड़ो का कुल 125 हेक्टेयर है, हेक्टेयर में फैला हुआ है। और चन्हूदरो सिर्फ 7 हेक्टेयर में ही फैला हुआ है। जी एक बार सुधार करेंगे इसमें, ये सुधार है कि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है और चन्हूदरो मात्र 7 हेक्टेयर में ही फैला हुआ है। इन्हीं चन्हूदरों से हमने आपको बताया था कि लिपस्टिक का भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इन्हीं चन्हूदरों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का एक चित्र वाली मोहर मिली है। इन्हीं चन्हूदरों की चर्चा हो रही है। तो बताइए, मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? मनके बनाने का कारखाना चन्हूदरों से मिली है। बताओ फटाफट, चन्हूदरों से क्या क्या मिला है? चन्हूदरों से पहली बात लिपस्टिक मिली है। दूसरी बात, एक बिल्ली को कुत्ता पीछा कर रहा है, इसका एक मुहर मिली है। तीसरी बात मैंने अभी आपको बताया कि चन्हूदरों से ही मनके बनाने का कारखाना मिले हैं। चलिए बाबू, कहता कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? देखो अब यहां से मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अच्छे प्रश्न निचोड़ कर रख लिया हूं, आपको दे चुका हूं। अब हम लोग प्रवेश करते हैं एक महाजनपद में। 16 महाजनपद थे बाबू, सुनो ध्यान से दे, लिखो, नोट करो, आया प्रश्न, लिख लो कि आ गया प्रश्न, लिखो। महाजनपद की संख्या कितनी थी? महाजनपद की संख्या 16 थी। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध की राजधानी कहां थी? मगध की राजधानी राजगृह, ब्रज, ये तीनों स्थान एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। मैं आपको बखूबी व्याख्या करके बताऊंगा और आप लोगों से यह हम्बली पुनः रिक्वेस्ट है, आप अपने किताब कॉपी में जरूर लिखने का प्रयास करें। प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहता कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? महाजनपद के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। कहता कि महाजनपद, बाबू सुनो, महाजनपद, सबसे पहली बात है महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? सुनो रे, कुल महाजनपद कितने थे? कुल महाजनपद 16 थे। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली, बाबू कहीं लिख लो, गांठ बांध लो, 72 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध है। मगध। याद रखो, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध है। इसी मगध में, बाबू सुनो रे ध्यान से, इसी मगध की अगर हम चर्चा
करें। इसी मगध में अनेक योद्धा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए, बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए, सम्राट अशोक हुए, वीर एका पर एक यहीं पर जन्म लिए हैं मगध। और सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, इसी मगध का हम लोग भी एक हिस्सा हैं। अभी मगध वर्तमान में कहाँ है? अपना राजधानी पाटलिपुत्र। जिस समय मगध बसाया गया था उस समय गया को आप जानते हैं, गया 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे पहले हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, ध्यान सुनेगा, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध का राजा हुआ करते थे इतिहासकारों के अनुसार। लेकिन जब आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें जरासंध नाम का एक शासक हुए जो गया में मगध का भी शासक हुए हैं वो। तो चलते हैं ये अगली श्रृंखला की ओर। तो प्रश्न ये है, बताओ बाबू रे, फटाफट बताओ रे, बिरनी पचाकर बोल बाबू, मगध में कुल महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। मगध है। मगध वर्तमान में अभी कहाँ है बाबू? सुनो रे, मगध वर्तमान में पाटलिपुत्र हुआ ना, अपना पटना वो हुआ। बताओ रे बाबू, मगध जो है वर्तमान में पाटलिपुत्र, यहाँ आराम से हम लिख देते हैं पटना नामक स्थान है। मगध की राजधानी कहाँ है? सुनो रे, राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी राजगृह, सुनो, राजगृह या राजगाह या उसे हम गृह ब्रज भी कहा जाता है। गृह ब्रज भी कहा जाता है। गृह ब्रज भी कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे कि महाजनपद की कुल संख्या कितनी? 16। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ? मगध हुआ। मगध वर्तमान में पाटलिपुत्र क्षेत्रों में पड़ता है। गया का कुछ हिस्सा भी आता है क्षेत्रों में। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। राज मतलब क्या हुआ? राजा। जहां पर राजा का घर था उसे राजगिरी। राजगाह, जहां राज मतलब क्या? राजा। गाह मतलब क्या? गाह मतलब घर, आवास, जहां राजा का निवास स्थल हुआ करता था उसी को राजगाह, गृह ब्रज की संज्ञा दी गई थी। तो चलते हैं। अब कहता है कि थोड़ी सी बात है कि सबसे देखो अंग है, तो अंग भी एक महाजन पद ही है। तो अंग की राजधानी चंपा थी। दोस्त याद कर लो, अंग चमका। ट्रिक रख लो कि अंग 16 महाजनपद, कल मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद बिल्कुल ट्रिक पर गर्दा छुआ, गर्दा, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में मैंने आपको आंसर कब आया? क्या? मगध था। चलिए, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा, याद रखना, अंग चमका। चलो, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। लिखो, कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रसेनजीत हुआ। प्रसेनजीत किसके समकालीन थे? प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत और महात्मा बुद्ध के बीच गहरी दोस्ती थी। ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध को अपना बाग उपहार में दे दिए थे। बज्जी की राजधानी वैशाली है। ध्यान सुनेंगे, कभी नहीं भूलोगे, लिख लो। बज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली। अब भूल जाओगे, नहीं भूलोगे, लिखो, सुनो। बज्जी, वाहजी, वैशाली, साली, वाहजी साली से मिलने जा रहे हैं। तो क्लियर हो गया? बाहजी साली से मिलने जा रहे हैं। अंग की राजधानी चंपा, अंग चमका। वज्जी की राजधानी वैशाली, वाहजी साली से मिलने जा रहे हैं। बताओ भाई, कभी तुम भूलोगे साली को? नहीं भूलोगे। वज्जी की राजधानी कहाँ हुआ? वैशाली। तो याद हो गया, वाहजी साली से मिलने जा रहे हो। अंग की राजधानी चंपा,
अंग अंग चमका, बोल बाबू रे। मगध राजधानी राजगिरी, जहां पर राजा का घर था उसे बताया राजगिरी। कौशल राजधानी श्रावस्ती, कौशल देश की सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध को एक वन यानी वाटिका उपहार में प्रदान किए थे। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। बोल बाबू रे, इसमें से किसी को दिक्कत? अब चलते हैं नए प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, कहता कि अभिलेखों के अध्ययन को आराम से समझेंगे और लिखो अपनी अपनी कॉपी पर। सिर्फ वीडियो देखने से बाबू कुछ होने वाला नहीं है, लिखो, उसे हम याद कराने की तुम्हें गारंटी देता हूं। एक एक क्वेश्चन याद कर दूंगा और अंत में परीक्षा से पहले मैं आपको महा मैराथन का क्लास दूंगा, जिसमें हर एक प्रश्नों का एकदम से ऑपरेशन किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा, एकदम टॉप मोस्ट ऑफ सब प्रश्नों की सब्जेक्टिव आपके सामने लाऊंगा, और वो एक एक प्रश्न 1.25 लाख का होगा। बाबू सुनो ध्यान से रे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या अभिलेख शास्त्र कहते हैं? क्या C14 कहते हैं? क्या पुरातत्व कहते हैं? या इनमें से सभी को कहते हैं? हमने आपको बताया था अभिलेख शास्त्र C14। कई बार तो मैंने आपको बताया था C14 क्या बाबू रे? कार्बन, C फॉर कार्बन 14 पद्धति भी इसे बोलते हैं। जाओ रे क्लास 12वीं के परीक्षार्थियों, जाओ, आज इस अपनी बार तुम्हें फिर पूछ दिया, बताओ कार्बन 14 पद्धति क्या है? कार्बन 14 पद्धति तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है। लिखो लिखो कि कार्बन 14 प्रति तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। कार्बन 14 पद्धति की शुरुआत कहाँ के रसायन शास्त्रियों ने किया था? ये बातें भी जानना आपको बहुत जरूरी है। जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊंगा एक एक चीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 प्रति तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है। ये B.F. लीवी महोदय के द्वारा लाया गया था, 1946 में लाया गया था। इसमें घबराने की बात नहीं, B.F. लीवी महोदय 1946 में लाए थे। ठीक है, इस विधि में कहा जाता है कि किसी भी वस्तु में C12 और C14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु होने के पश्चात C12 तो स्थिर रहती है, परंतु C14 धीरे धीरे समाप्त होते जाता है। जिस वस्तु में C14 की संख्या जितनी कम होती है, वह वस्तु उतनी ही पुरानी होती है। ये C14 कहता है। अब चलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व के बारे में हमने आपको बताया है। पूरा धन तत्व, कई बार मैंने आपको बताया है दोस्तों। पूरा धन तत्व, पूरा का मतलब क्या होता है बाबू रे? बोल फटाफट। प्राचीन तत्व का मतलब क्या होगा? बोल फटाफट रे। वस्तु, अर्थात प्राचीन वस्तु को क्या बोलेंगे बाबू? पूरा तत्व बोलेंगे। चल रे बाबुआ, कहता कि अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। एक बार सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी है? 700। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्नेस्ट मैके। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट मैके महोदय। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या चन्हू से प्राप्त हुए हैं? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं अभिलेख शास्त्र। बेस्ट ऑफ लक बाय ललित रॉय। चलते हैं, इतना ही। अब मिलेंगे हम क्रैश कोर्स की अगली सीरीज में कल। भूलिएगा मत, कल मैं ट्रिक के साथ लेकर आ रहा हूं 16 महाजन पदों का महा एपिसोड। तो आज भर इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।